Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. I am Shafqat Ali and I am really happy to have you here. So today we are discussing the challenges and prospects of regional stability in the context of Pakistan-Afghanistan relations. So my goal is to share knowledge, explore ideas, help you understand the world around us with clarity and confidence. I am not here as a teacher or an expert sitting far away. I am here as a friend, learning, growing and improving together with you. If you are someone who loves to think deeply, question things and learn something new every day, then you are in the right place. So stay connected, support the journey and let's build this community together. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. लेट्स बिगिन दिस लर्निंग जर्नी. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस देखेंगे कि रीजनल स्टेबिलिटी में प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि हिस्टोरिकल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो काइंडली इस लेक्चर से पहले आपने अगर वो लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली यू मस्ट वॉच that lecture and to understand the historical relations between Pakistan and Afghanistan. So challenges क्या है रीजनल स्टेबिलिटी में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान. उसमें सबसे जो पहला जो चैलेंज है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान सेफ हेवन्स. ठीक है, तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है या जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक महफूज पनाहगाहें दी गई हैं अफगानिस्तान में, वो एक यूँ समझो कि चैलेंज है रीजनल स्टेबिलिटी में, तरक्की में, यूँ समझो कि डेवलपमेंट में. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो रीजन है उसमें जो स्टेबिलिटी के लिए चैलेंज है वो एक ये दहशतगर्दी और जो तालिबान को वो एक महफूज पनाहगाहें दी गई अफगानिस्तान में वो चैलेंज है. वो क्या है कि द बिगेस्ट चैलेंज टुडे इज TTP ऑपरेट्स फ्राम अफगान सॉइल कंडक्टिंग अटैक्स इन KP एंड बलूचिस्तान. जो तहरीक तालिबान है वो अफगानिस्तान से ऑपरेट करती है, अफगानिस्तान की सरजमीन यूज़ करती है, वहाँ से ऑपरेट करती है और यहाँ पाकिस्तान के पार्टिकुलरली के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के एरियाज़ में अटैक्स करती है. उसके बाद क्या तालिबान क्या करते हैं, वो रिफ्यूज़ करते हैं कि कोई जो एक एक्शन नहीं लेंगे उनके यहाँ, क्योंकि उनका जो एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है. जो तहरीक तालिबान है वो कहते हैं कि हम यूँ समझो कि शरीयत नाफिज करेंगे और जो TTP है उनकी भी सेम ही आइडियोलॉजी है. तो इस वजह से उनकी जो एक आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है इसकी वजह से अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम TTP के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे. तो इसका एग्जांपल क्या है कि भाई अटैक्स ऑन FC पोस्ट नियर चित्राल 2023 और 24 में अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की जो FC की पोस्ट थी वहाँ चित्राल के नियर वहाँ पे अटैक किया गया. उसके बाद दूसरा चैलेंज हमारे लिए क्या है कि अनरिजॉल्व्ड ड्यूरन लाइन डिस्प्यूट. अफगानिस्तान रिजेक्ट्स द इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ऑफ द बॉर्डर. जो अफगानिस्तान है लाइक तालिबान रूल, वो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है ये लेजिटिमेसी है बॉर्डर की ड्यूरन लाइन की, उसको रिजेक्ट करता है, वो इसको नहीं मानता. तालिबान है जो पहले वाले तालिबान या जो आज वाले तालिबान है फॉर्मली रिकग्नाइज नहीं करते ड्यूरन लाइन को. ड्यूरन लाइन इज़ अ बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दैट इज़ 2600 किलोमीटर्स. ठीक है, तो इसको तालिबान रिकॉग्नाइज नहीं करता. तो इससे क्या होता है कि इससे मसले पैदा होते हैं. क्या मसले पैदा होते हैं कि बॉर्डर पे क्लैशेस होती हैं, इलीगल क्रॉसिंग्स होती हैं, समझो कि अनडॉक्यूमेंटेड या जो बगैर वीज़ा की क्रॉसिंग्स होती हैं. इसमें दहशतगर्दी भी होती है, इसमें वेपन्स जो हैं वो भी यूँ समझो कि सप्लाई होते हैं, इसमें स्मगलिंग भी होती है. आपने देखा होगा कि तुरखम बॉर्डर पे 2023 में या चमन में 2022 में क्लैशेस हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑन बॉर्डर. ठीक है, उसके बाद जो तीसरा हमारा चैलेंज है यूँ समझो कि रीजनल स्टेबिलिटी के रास्ते पे वो है रिफ्यूजी मैनेजमेंट क्राइसिस. ओवर 1.7 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स इन पाकिस्तान. अभी भी तकरीबन काफ़ी निकल भी चुके हैं लेकिन फिर भी काफ़ी जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगानीज़ हैं वो पाकिस्तान में रहे हैं. इसमें क्या है एक सिक्योरिटी कंसर्न है पाकिस्तान को. वो कहते हैं कि जो इनमें से जो अनडॉक्यूमेंट अफगानी हैं उनमें से काफ़ी लोग TTP की एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं. उसमें क्या एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ अगर उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है, वहाँ पे फोर्सली भेजा जाता है, तो वहाँ पे अफगानिस्तान में अभी विंटर आ रहा है, वहाँ पे विंटर क्राइसिस होगा अफगानिस्तान में, उनको ये मैनेज नहीं कर सकेंगे. ये ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के तौर पे एक यूँ समझो कि चैलेंज बना हुआ है फॉर रीजनल स्टेबिलिटी.
आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने 2023 में इलीगल फॉरेनर्स रिपेट्रिएशन प्लान दिया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने अफगानियों को, जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगानी लोग थे, उनको वापस भेजने के लिए पाकिस्तान ने समझो कि फोर्स यूज़ की। तो ये एक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बड़ा यूँ समझो कि चैलेंज है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे यहाँ इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इंडिया इन्वेस्ट्स हैवीली इन अफगान डेवलपमेंट, डैम्स, पार्लियामेंट बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि अशरफ गनी के रूल था अशरफ गनी का, उस टाइम इंडिया ने बड़ा इन्वेस्ट किया था। इंडिया ने काफ़ी जो थे कौंसल खाने खोले थे। उसके बाद उन्होंने बड़ी जो है डेवलपमेंट इन्वेस्ट की थी डेवलपमेंट में। उसमें क्या था, डैम्स बना रहा था, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहा था इंडिया अफगानिस्तान में। उसके बाद पाकिस्तान सीज इंडिया इन्फ्लुएंस एज इनसर्कलमेंट। पाकिस्तान देख रहा है कि भाई जो इंडिया अफगानिस्तान में आ रहा है तो वो यूँ समझो कि पाकिस्तान को इनसर्कल कर रहा है। पाकिस्तान उसको देख रहा है कि इट इज़ अ थ्रेट फॉर पाकिस्तान। उसके बाद आपने देखा होगा कि इंडियाज़ रोल एट चाबार इन अफगान इंटेलिजेंस ट्रेनिंग। आपने देखा कि जो अफगानिस्तान में ड्यूरिंग अशरफ गनी रूल इंडिया के कौंसल खाने थे, उनमें जो मिलिटेंट बलोच थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद चाबार पे आपने देखा कि 2016 में पाकिस्तान ने इंडिया का एक यूँ समझो कि स्पाई पकड़ा था, जो अभी तक पाकिस्तान के अंडर में। तो ये यूँ समझो कि एक चैलेंज बना हुआ है रीजनल स्टेबिलिटी के रास्ते पे। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड ट्रेड बैरियर्स। तो ट्रांजिट ट्रेड मिसयूज्ड फॉर स्मगलिंग, पाकिस्तान इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शंस। तो जो ट्रांजिट ट्रेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मिसयूज़ होता है। इसमें क्या होता है, स्मगलिंग होती है। तो पाकिस्तान बार बार रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इसके ऊपर कि भाई ये जो ट्रेड होता है इसमें स्मगलिंग होती है, इंस्टेबिलिटी होती है और ट्रेड के आगे बैरियर्स आ जाते हैं, फिर भी रीजनल इंस्टेबिलिटी जो समझो कि बढ़ती है। उसके बाद बॉर्डर क्लोजर्स हार्ट बोथ इकोनॉमीज। आपने देखा होगा कि बार बार बॉर्डर का क्लोजर होता है। जब बॉर्डर क्लोज होता है फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो बहुत इकोनॉमी जो है वो सफ़र करती हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान चाहता है कि जो ट्रांजिट हो, जो रूट हो, जो वो सिक्योर हो, वो उनके खिलाफ यूज़ ना हो। एग्जांपल क्या होगा कि सस्पेंशन ऑफ अफगान कोल इंपोर्ट्स आफ्टर स्मगलिंग कंसर्न्स। आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो कोल आ रहा था पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान ने वो सस्पेंड कर दिया था क्योंकि स्मगलिंग कंसर्न थे कि वहाँ से कोई इलीगल या स्मगल चीज़ आएगी जो पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित नहीं हो सकती, पाकिस्तान के लिए नुकसानकार साबित हो सकती है। तो ये जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी या ट्रेड बैरियर्स हैं, ये चैलेंज है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद 6 नंबर पे हमारे आता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग एंड क्राइम नेटवर्क्स। अफ़गानिस्तान प्रोड्यूसेस 80 to 85% ऑफ वर्ल्ड ओपियम। ठीक है, ये UNODC एस्टीमेट्स हैं। तो ये जो 80-85% ओपियम वहाँ पे यूँ समझो कि प्रोड्यूस होता है, मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। दिस इज़ अ ड्रग मनी दैट फीड्स मिलिटेंट ग्रुप्स। अगर इस तरह की मनी होगी, इस तरह की इनकम होगी जो ओपियम से आएगी लाजमी, तो वो मिलिटेंट ग्रुप्स को फीड करेगी। और पाकिस्तान इज़ अ मेजर विक्टिम ऑफ हीरोइन ट्रैफिकिंग। आपको पता होगा कि पाकिस्तान एक विक्टिम है हीरोइन ट्रैफिकिंग का। सो इट इज़ अ बिग चैलेंज ऑन द वे ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी। उसके बाद 7th जो चैलेंज है वो है ग्रेट पावर राइवलरीज। चाइना, इंडिया, US, ईरान, रशिया ऑल हैव स्टेक्स। चाइना चाहता है कि हम अफ़गानिस्तान में आए, इंडिया चाहता है हम आए, US चाहता है हम आए, ईरान चाहता है हम आए, रशिया चाहता है हम आए। सबका यही है कि हम अफ़गानिस्तान में आए। फिर यूँ समझो कि अगर ये सारे अपने हिसाब से कोशिश करेंगे अफ़गानिस्तान में आने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, फिर वहाँ से इस तरह के हालात नहीं बनेंगे कि पाकिस्तान के लिए कोई फ्रेंडली आब हवा पैदा हो वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद कंपीटिंग एजेंडाज डिस्टेबलाइज द रीजन्स। लाजमी अगर आप वहाँ पे कंपीटिंग एजेंडाज होंगे, US का चाहेगा कि हम रशिया को वहाँ से निकालें, रशिया चाहेगा कि हम US को निकालें, तो एक दूसरे के लिए प्रॉक्सी खड़ी करेंगे और ये इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट किसके पड़ेगा, रीजन पे पड़ेगा। यूँ समझोगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि US विथड्रॉल क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक वैक्यूम। आपने देखा कि US जब विथड्रॉ किया तो यूँ समझो कि एक वैक्यूम बन गया था वहाँ पर। ठीक है। उसके बाद 8th जो चैलेंज है वो क्या है, वीक स्टेट इंस्टीट्यूशंस इन अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट लेक्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट है वो इलीजिटमेट कंसीडर की जाती है, उसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिली अभी तक। तो उसके वहाँ पे जो वहाँ ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी इकोनॉमी वीक है, वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम इस तरह का प्रॉपर नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग करे। ठीक है।
तो सच इंस्टेबिलिटी स्पिल्स ओवर इनटू पाकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। अगर एक बड़ा मुल्क है जिसमें इस तरह का ना कोई आइन है, ना उसको कोई गवर्नमेंट को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है, तो लाजमी वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होगी, और वो इंस्टेबिलिटी सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया को भी इम्पेक्ट करेगी। उसके बाद बॉर्डर फेंसिंग डिस्प्यूट। पाकिस्तान फेंस्ड 98% ऑफ द बॉर्डर। पाकिस्तान जो ड्यूरन लाइन का बॉर्डर है पाकिस्तान ने वो यूँ समझो कि 98% बॉर्डर फेंस कर दिया है। उसके बाद तालिबान फ्रीक्वेंटली रिमूव और डैमेज फेंसिंग। तालिबान यूँ समझो कि बार बार वो जो फेंसिंग है उसको रिमूव करता है या डैमेज करता है। ये क्या करती है, यूँ समझो कि मिलिट्री की टेंशन बढ़ाती है, मतलब क्या होती है वहाँ पे फायरिंग एक्सचेंज होती है। तो फिर इस तरह से क्या होगा कि ये जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो एक चैलेंज बनी हुई है। उसके बाद प्रॉस्पेक्ट्स फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। डिस्पाइट चैलेंजेस सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर बोथ कंट्रीज इन द रीजन। इतनी चैलेंजेस के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं कि भाई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन या रीजन में एक यूँ समझो कि स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है, तरक्की हो सकती है, प्रोग्रेस आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। उसके बाद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू ट्रेड इन ट्रांजिट। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जाए थ्रू ट्रेड इन ट्रांजिट। सो अफगानिस्तान कैन बिकम अ लैंड ब्रिज कनेक्टिंग पाकिस्तान विथ सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान एक ब्रिज बन सकती है, एक पुल बन सकता है जो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से मिला सकता है, चाइना से मिला सकता है, मिडिल ईस्ट से मिला सकता है। ठीक है, एक फेज़ 2 कैन कनेक्ट टू काबुल एंड सेंट्रल एशिया। जो सीपेक 2 फेज़ है वो यूँ समझो कि कनेक्ट कर सकता है काबुल से सेंट्रल एशिया तक। कासा 1000 इन तपी पाइपलाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान इंडिया, ये जो गैस पाइपलाइन है ये यूँ समझो कि एग्जांपल्स हैं जिस इस तरह के और भी एग्रीमेंट्स, इस तरह के यूँ समझो कि और भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जा सकते हैं जो एक यूँ समझो कि डेवलपमेंटल रोल अदा कर सकते हैं, जहाँ से डेवलपमेंट होगी और रीजन में स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद दूसरा प्रॉस्पेक्ट है काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। बोथ कंट्रीज फेस थ्रेट्स फ्रॉम आईसिस। आपको पता है कि दोनों कंट्रीज आईसिस का जो एक इंटरनेशनल यूँ समझो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे दोनों को थ्रेट है। उसके बाद जॉइंट इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर कंट्रोल को डिस्टेबलाइज रीजन। दोनों कंट्रीज़ की जो इंटेलिजेंस है और उसके बाद जो यूँ समझो कि बॉर्डर कंट्रोल है, दोनों के माबैन वो थ्रू इंटेलिजेंस एंड बॉर्डर कंट्रोल वो स्टेबलाइज कर सकते हैं रीजन को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्यूजी रिपेट्रिएशन एंड डिग्निटी। और थर्ड नंबर जो प्रॉस्पेक्ट है कि कोऑर्डिनेटेड रिपेट्रिएशन प्रोग्राम्स विथ UNHCR सपोर्ट। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, जो भी अफ़गानी रिफ्यूजीज़ हैं यहाँ पे उनको UNHCR की सपोर्ट के थ्रू उनको उनके प्रोग्राम के तहत उनको UNHCR को कोऑर्डिनेट करके उनको फिर जो है ना रिपेट्रिएशन प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद रिड्यूस सिक्योरिटी बर्डन ऑन पाकिस्तान एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर। अगर इस तरह से अफगानिस्तान की जो रिफ्यूजीज़ हैं वो आप वापस जाएंगी तो जो पाकिस्तान के ऊपर सिक्योरिटी का बर्डन है तो वो बर्डन कम हो जाएगा। और ह्यूमैनिटेरियन जो प्रेशर है कि भाई पाकिस्तान इसी तरह उनको जो है ना उनके रोज़गार हैं यहाँ पे, यूँ समझो कि फैमिलीज़ हैं, जनरेशन काफ़ी ये सेकंड थर्ड जनरेशन यहाँ पे उनकी पली बड़ी है, उनको अगर इस तरह प्रेशराइज करके भेजेगा तो इस तरह के जो हालात होंगे वो डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेंगे। तो उनको अगर डिग्निटी के साथ वापस भेजा जाएगा तो स्टेबिलिटी आ सकती है रीजन में। उसके बाद जो रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनते हैं या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनल होते हैं तो फिर भी जो है ना एक रीजनल स्टेबिलिटी आ सकती है। वो कौन सी है, तापी गैस पाइपलाइन 1814 किलोमीटर पाइपलाइन थ्रू अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान। उसके बाद ये रेवेन्यू जनरेट कर सकती है अफगानिस्तान के लिए। उसके बाद पाकिस्तान की जो एनर्जी क्राइसिस हैं वो एनर्जी जो क्राइसिस हैं वो पाकिस्तान के ख़त्म होंगे। अफगानिस्तान के लिए क्या होगा, उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी और पाकिस्तान की जो एनर्जी है क्राइसिस कम होगा। उसके बाद कासा 1000 इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट सेंट्रल एशियन सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी अफगानिस्तान पाकिस्तान। ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस में है तो थ्रू अफगानिस्तान पाकिस्तान को वो यूँ समझो कि इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। उसके बाद चाइना एज ए स्टेबलाइजिंग एक्टर। एवरीवन नोस कि चाइना का जो एक एजेंडा है या चाइना का जो एक प्लान है
वो एक स्टेबलाइजिंग एक्टर के तौर पे यूँ समझो कि उभर रहा है। उसका BRI आप प्रोजेक्ट देखें तो ये चाइना एक डेवलपमेंट करता है, तो यूँ समझो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। तो चाइना हैज़ लेवरेज ओवर द तालिबान, चाइना को तालिबान मानते हैं और एक यूँ समझो कि एक बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं चाइना की। तो इस हिसाब से शेयर्ड गोल क्या हो सकता है कि एलिमिनेटिंग टेररिस्ट, कि भाई जो टेररिज्म है या टेररिस्ट है उनको एलिमिनेट किया जाए। पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ CPEC इनटू अफगानिस्तान, ये पॉसिबिलिटी है कि CPEC जो है इसको एक्सटेंड किया जाए अफगानिस्तान में भी, कि वहाँ पे भी इस तरह के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएं या इनको इंक्लूड किया जाए CPEC में। ठीक, उसके बाद रिड्यूस्ड इंडियन फुटप्रिंट आफ्टर US विथड्रॉल, कि भाई जो इंडिया का फुटप्रिंट है या जो इंडिया का जो एक इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान में वो कम किया जाए आफ्टर US विथड्रॉल। ठीक है, तो विथ फ्यूअर इंडियन वर्कर्स इन अफगानिस्तान पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न्स रिड्यूस। लाजमी पहले आपने देखा होगा कि जो 4 कॉन्सुलेट थे इंडिया के अफगानिस्तान में, उन्होंने जो मिलिटेंट या बलोच मिलिटेंट या जो सेपरेटिस्ट ग्रुप से उनको ट्रेन किया जाता था। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने वहाँ पे एक इन्वेस्ट की थी डेवलपमेंट के हवाले से अफगानिस्तान में। तो अगर इंडिया के जो वर्कर्स होंगे वो कम होंगे अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का कंसर्न है वो कम रहेगा, और ये क्या कहेगा कि बेटर टाइज होंगे, फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के माबैन अच्छे ताल्लुकात बनेंगे और रीजनल स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशनल कोऑपरेशन में क्या है कि पाकिस्तान रिमेन्स द मेन रूट फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एड इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान एक यूँ समझो कि मेन रूट बना हुआ है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान के बारे में। उसके बाद पाकिस्तान क्या किस तरह की एड देता है कि वो स्कॉलरशिप देता है, मेडिकल वीज़ाज देता है, इन ट्रेड कॉरिडोर्स क्रिएट पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। अगर ट्रेड कॉरिडोर्स भी होंगे तो एक यूँ समझो कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस दोनों में होगी, और इसी तरह से क्या होगा कि ह्यूमैनिटेरियन एजुकेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा और जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो हासिल होगी। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट एंड रिकग्निशन डायलॉग विथ टाइम तालिबान में फार्मली रिकग्नाइज द ड्यूरल लाइन। हो सकता है आगे जाके तालिबान यूँ समझो कि फार्मली रिकग्नाइज करें ड्यूरल लाइन को। उसके बाद फेंस एंड रेगुलेटेड बॉर्डर्स रिड्यूस स्मगलिंग एंड टेररिज्म। ये जो फेंस्ड एंड रेगुलेटेड बॉर्डर्स हैं ये स्मगलिंग और टेररिज्म को कम कर सकते हैं। उसके बाद रीजनल फोरम्स एंड प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, कौन से हैं जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यूँ समझो कि ACO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल। प्रोसेस दीज फोरम्स कैन पुश बोथ स्टेट्स टुवर्ड कोऑपरेशन। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान भी ACO में है, ECO में, हार्ट ऑफ एशिया में है। तो ये क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो दोनों स्टेट्स हैं यूँ इनको पुश कर सकता है, दीज फॉर्म्स कैन पुश बोथ स्टेट्स टुवर्ड कोऑपरेशन। ये जो फोरम्स हैं ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को पुश कर सकते हैं कि आप कोऑपरेट करें और अपने जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको हासिल करने के लिए ताउन करें, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाएं। तो कंक्लूजन क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस रिमेन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बायलैटरल रिलेशनशिप्स इन South Asia, shaped by shared history but strained by security mistrust. Challenges such as TTP centuries, Durand Line dispute, Indian role and Afghan institutional weakness disrupt regional peace. However, prospects exist through economic connectivity, CPEC, TAPI, CASA 1000, counter-terrorism cooperation and humanitarian interdependence. For lasting regional stability, both countries need policy realism, mutual recognition of sovereignty, elimination of militant sanctuaries and economic cooperation. Only then can the region move from conflict to cooperative security architecture. So पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं यूँ समझो कि बड़े कॉम्प्लेक्स हैं साउथ एशिया में, उनकी हिस्ट्री भी सेम है लेकिन उनका जो सिक्योरिटी है वो मिसट्रस्ट है। तो चैलेंजेस क्या कौन सी हैं, एक TTP की वहाँ पे यूँ समझो कि सेफ हेवन्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो ड्यूरल लाइन है वो डिस्प्यूट है, इंडिया का रोल वहाँ पे है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की जो इंस्टीट्यूशनल वीकनेस है वो रीजनल पीस को यूँ समझो कि थ्रेट कर रही है, उसको डिसरप्ट कर रही है। उसके बाद जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो तो यूँ समझो कि थ्रू इकोनॉमिक कनेक्टिविटी लाइक CPEC आपका हो गया, तपी या जो कासा, उसके बाद या काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन होना चाहिए, या जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे की, उसके वो भी एक यूँ समझो कि प्रॉस्पेक्ट है। तो अगर हम चाहते हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी है वो बड़ी देर तक रहे तो
दोनों कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए कि पॉलिसी रियलिज्म, म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ सोवरेनिटी, दोनों को एक दूसरे की सोवरेनिटी की इज़्ज़त करनी होगी। उसके बाद जो मिलिटेंट सेंचुरीज़ हैं अफ़गानिस्तान में, उनको उन्हें समझो कि एलिमिनेट किया जाए करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना चाहिए, यानी ट्रेड को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ यही क्यों समझो कि रीजन के लिए कन्फ्लिक्ट से कोऑपरेटिव की तरफ आ सकते हैं और फिर यहाँ पे एक डेवलपमेंट होगी और यूँ समझो कि एक प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस होगी। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अगर अच्छे रहेंगे तो यूँ समझो कि रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, प्रोग्रेस होगी। तो ये जो टेररिज्म होगा या इस तरह की जो मिलिटेंट ग्रुप्स होंगे वो ख़त्म होंगे। तो फॉर बेटरमेंट ऑफ कंट्रीज, बोथ कंट्रीज मस्ट वर्क टुगेदर टू gain peace and prosperity and to counter terrorism and militancy. Thank you so much.